हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, कृष्णा रिवर वाटर पर दोनों चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात होती है, एक आउटकम आता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि दोनों चीफ मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं कि इनफॉर्मल मीटिंग है। ये कोई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, कोई ऑफिशियल मीटिंग तो थी ही नहीं, बस इनफॉर्मली गुरु और छेला मिल लिए और उनको लगता है कि गुरु और छेला मिलकर कुछ भी तय करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। भारत देश में अगर आपको कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनानी हो तो पहले आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। हमने कालेश्वरम बनाया, उसके लिए सारे अप्रूवल लेके हमने बनाया। आज अगर बनकचरला की जब बात आती है, हम केंद्र सरकार से बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं, आप पहले ये बता दें, साफ साफ कर दें, तेलंगाना की शेयर क्या है गोदावरी में। गोदावरी का जो अशोर्ड वाटर है 1486 टीएमसी, उसमें से 968 टीएमसी तेलंगाना के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करना चाहिए और उसका घोषणा केंद्र सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ जो सरप्लस वाटर है 3000 टीएमसी जिसकी बात होती है बार बार, उसमें भी सेम प्रपोर्शन में हमें मिलना चाहिए 1950 टीएमसी। अगर आप ये घोषणा नहीं करते हो और अगर प्रोजेक्ट का कोई अप्रूवल नहीं आज तक, ना एपेक्स काउंसिल का अप्रूवल है, ना सीडब्ल्यूसी का अप्रूवल है, ना ही गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का अप्रूवल है, ना ही पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी का अप्रूवल है, तो ये तो इलीगल प्रोजेक्ट हो गया। इलीगल प्रोजेक्ट को अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर केंद्र सरकार को भी उसका विरोध करना होगा, हमें भी होगा। अगर चेला जो यहाँ पे तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको ये लगता है कि गुरु दक्षिणा देना है, तो मैं कहता हूँ गुरु दक्षिणा के नाते आप चंद्रबाबू नायडू जी का एक पुतला बना लो, घर पे रख लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। पर तेलंगाना का जो पानी है गोदावरी का, वो किसी का बाप का जागीर नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करेंगे और जब तक केंद्र सरकार भाजपा मुंह नहीं खोलती और तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं करती, तेलंगाना राष्ट्र समिति हमारे केसीआर साहब के लीडरशिप में हम लोग लड़ेंगे। सर, जब आपकी सरकार थी तो आरोप ये लग रहा है कि आप के मुख्यमंत्री केसीआर जी वहाँ पर गए थे, बातचीत हुई, लेकिन कोई आउटकम नहीं आया है। अभी हमने बातचीत की है और बनकचरला पर बातचीत नहीं हुई है, ये बता रहे हैं। रेवंत रेड्डी एक झूठेबाज है, एक दगाबाज आदमी है, सारा हिंदुस्तान जानता है। आज आंध्रा के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा के मिनिस्टर बाहर आके ये बयान देते हैं कि पहला ही आइटम एजेंडा में बनकचरला था और हम इसको बना के रखेंगे। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इतनी बेशर्मी से अगर झूठ कहेंगे, आज आंध्र प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं और आगे आके अगर साफ साफ मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि उसके बारे में चर्चा हुआ और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मान भी गए, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अगर झूठ पे झूठ अगर कहते जाएंगे, ये हमारे लिए मंजूर नहीं है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अगर गुरु दक्षिणा के नाते गोदावरी आप देना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। तेलंगाना के प्रोजेक्ट को जिन्होंने विरोध किया, कालेश्वरम जब हम बना रहे थे, सीतारामा प्रोजेक्ट जब हम लोग बना रहे थे, यही आंध्रा गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ में लेटर लिखा, मांगा केंद्र सरकार से इंसाफ मांगा। आज हम भी इंसाफ मांग रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बस हम इतना ही कह रहे हैं कि गोदावरी में हमारा शेयर क्या है वाटर में। 1486 में 968 मिलना चाहिए टीएमसी तेलंगाना को अशोर्ड वाटर में, सरप्लस वाटर में 3000 टीएमसी में 1950 हमें मिलना चाहिए। ये घोषणा करो, बाद में प्रोसीजर फॉलो करो, जिसका अप्रूवल चाहिए। अगर आपको अप्रूवल मिलती है तब प्रोजेक्ट बना लो, अगर अप्रूवल नहीं मिलती है, ये नाइंसाफ़ी अगर आप वो भी बाकी एजेंसीज भी पहचान जाती है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। सर, फ़ोन टैपिंग वाले मामले में आरोप आपकी सरकार पे लगता है, पूर्व में रही आपकी सरकार पे लगता है, लेकिन नया आरोप आपने ये लगा दिया है। हमने आरोप नहीं लगाया। कल एक बहुत ही पॉपुलर प्रेस एजेंसी ने लिखा कि मीनाक्षी नटराजन जी का फ़ोन भी टैप हो रहा है, यहाँ की जो इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। साथ ही साथ कई सारे मंत्रियों के भी फ़ोन टैप हो रहे हैं। मेरा आरोप नहीं है, मंत्री ने कहा खुद रिपोर्टर से कि मुझे फ़ोन पे बात करने से भी डर लग रहा है। वास्तव तो ये है बशीर जी कि आज तेलंगाना में अपोजिशन लीडर्स के ही नहीं, बल्कि पूरे मंत्रियों के और एमएलएस के और आखिर एआईसीसी इंचार्ज के फ़ोन तक टैप होते हैं। ये सच है। रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आज हर किसी की फ़ोन टैप कर रही है, हर किसी को डरा के धमका के आज अपने रास्ते लाना चाहती है। अगर रेवंत रेड्डी नहीं कर रहे हैं, अगर इनकार करते हैं इस बात से, एक जुडिशियल कमीशन बिठा दो, दे दो, पूरे सबूत दे दो। आप फ़ोन टैपिंग जो करते हो, अगर सील्ड कवर में रख के किस किस का फ़ोन टैप कर रहे हो, हर हफ्ता एक सील्ड कवर में लगा के दे दो जुडिशियल कमीशन को, एक कोर्ट इनिशिएटेड इंक्वायरी की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, अगर मामला इस हिंदी लैंग्वेज पर है, हिंदी भाषा पर है, तो उसको लेकर आपको क्या आपत्ति है? हिंदी इम्पोजिशन तो किया नहीं जा रहा है, लेकिन इसको लेकर क्यों विवाद है? हिंदी इम्पोजिशन किया नहीं जाता, किसने कहा है ये बात? आज अगर आप देखेंगे, भारत सरकार साफ साफ केंद्र सरकार की बजट में लगा देती है पैसा,
50 करोड़ लगा देती हैं हिंदी प्रमोशन के लिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। मुझे एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां हिंदी बोला जाता है और तेलुगु प्रमोशन के लिए बजट में पैसा दिया जाता है। हिंदी प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हिंदी प्रमोशन भी कर रहे हैं, इम्पोजिशन भी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जब कोई लड़का तेलंगाना का या आंध्रा का या कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का अगर भारत में रेलवेज में काम करना चाहता है या सीआरपीएफ में काम करना चाहता है, आर्मी में, एयरफोर्स में काम करना चाहता है, तो अगर कल जाके अगर आप हिंदी में ही उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखवाने की कोशिश करोगे हिंदी इम्पोजिशन के ज़रिए, ये इम्पोजिशन नहीं है क्या? आपने वादा किया था पूरे देश को कि 8-10 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ बशीर साहब, मैं आपको एक और चीज़ भी याद दिलाना चाहता हूँ। भारत को आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22 और 300 से ज़्यादा अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब बराबर है सभी लोग, 22 लैंग्वेज, उसमें हिंदी भी एक है। अब जब हम लोग ये नहीं कहते हैं कि तेलुगु ले जाके आप उत्तर प्रदेश में सिखाइए या तेलुगु ले जाके आप मध्य प्रदेश में सिखाइए। अब अगर बंगाल ये नहीं कहती है कि बांग्ला आप ले जाके पंजाब में सिखाइए, अगर पंजाब ये नहीं कहती है कि पंजाबी आप गुजरात में सिखाइए, तो ज़बरदस्ती हिंदी बाकी लोगों पे थोपने की क्या ज़रूरत है? बस हमारा एतराज़ इसी बात से है कि आप हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ बाकी हिंदुस्तान को भी हमारी दर्द समझना चाहिए। मुझ पे किसी ने ज़बरदस्ती तो की नहीं ना कि हिंदी सीखो, मैंने खुद ब खुद सीखी। पर अगर मुझे नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है, अगर मुझे सीखना है इच्छा से तो सीखूंगा। बस इतना ही एतराज़ इस बात का है कि किसी के मर्ज़ी के खिलाफ आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, मैंने देखा था कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कई जगह वहाँ पे अगर मराठी आप नहीं बोलोगे या कन्नड़ा आप नहीं बोलोगे तो आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये बात भी मैं सुन रहा हूँ, ये भी गलत है। जैसे ही हिंदी इम्पोजिशन का अधिकार किसी को नहीं है, वैसे भी कोई लैंग्वेज दूसरों पे इम्पोज करने का अधिकार किसी और को नहीं है। मैं भाइयों से बस इतना ही कहूँगा, हमारे कई सारे भाई उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, कई जगह से यहाँ आके काम करते हैं तेलंगाना में। मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी 2-4 सीख लो, 2-4 लाइन सीख लो तेलुगु में, ताकि आपको भी लोकल्स के साथ बात करने में, लोकल्स के साथ सहजीवन करने में आपका भी आसानी हो जाएगी, आपको भी कोई दुविधा नहीं रहेगी। सर, कच्ची बोली में जो लैंड को लेकर विवाद हुआ, उस पर वापस से आपने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो बीजेपी एमपी, मैं आज आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। मैंने उसी दिन कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कंचे गच्चीबौली में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ 10,000 करोड़ का, इसके पीछे रेवंत रेड्डी के पीछे एक बीजेपी एमपी का हाथ है। मैंने उसी दिन कहा था आपसे, आपने बार बार पूछा मुझसे कि नाम बताइए। मैंने उसी दिन आपसे ये भी कहा कि इनको एक फ़ायदा मिलने वाली है, फ़ायदा मिलने के बाद, मैं चोर पकड़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। आज चोर मिल गया। एक एमपी बीजेपी का जो सीएम रमेश करके है, लोकसभा एमपी, उसने रेवंत रेड्डी का मदद किया ये फ्रॉड में, फाइनेंशियल फ्रॉड में 10,000 करोड़ 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड गिरवी रख के लाने में। मैं पूछना चाहता हूँ आज भारत सरकार से, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की, उन्होंने साफ आपको एक रिपोर्ट दिया, आपको उन्होंने डिमांड भी किया कि आप इमीडिएटली इस फाइनेंशियल फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एजेंसी बिठाइए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बिठाइए। रिपोर्ट दे के भी आज 4 महीना हो गया, आप तो कुछ करते नहीं हो। और साथ ही साथ आज यहाँ पे रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का एक बड़ी रकम वाली प्रोजेक्ट गिफ्ट के नाते, नजराने के नाते वही बीजेपी एमपी को देते हैं। देखिए कि अजब प्रेम की गजब कहानी बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस के गवर्नमेंट में आज एक भाजपा के एमपी की कंपनी को आज 1350 करोड़ का काम मिलता है। इसको लेके ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना जेपी नड्डा बोलेंगे, ना अमित शाह जी बोलेंगे। इससे बढ़कर अजब प्रेम की गजब कहानी क्या होगी हमें तो नहीं समझ आ रही, बट हम नहीं छोड़ेंगे। क्विड प्रो को जो एमपी ने मदद किया आपको 400 एकड़ ज़मीन बेचने में, गिरवी रखने में, आज जिसको आपने 1350 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट जो दिया, इसको लेके हम ज़रूर लोगों को भी जागरूक करेंगे और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वर्किंग प्रेसिडेंट कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।